वेल माय डियर स्टूडेंट, इसके पहले हमने आपको क्लास फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट में और लेक्चर सेकंड में ये बताया था कि हाउ टू राइट इंग्लिश एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश। उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि अंग्रेज़ी में कितनी बातें बोली जाती हैं, जिसमें फ़र्स्ट थिंग मैंने आपको बताया था अंग्रेज़ी में वर्ड बोला जाता है, अंग्रेज़ी में कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है, अंग्रेज़ी में एक ऐसा फ्रेज़ बोला जाता है जो जीरेंड से बनता है जिसको हम जीरेंड फ्रेज़ कह सकते हैं, और अंग्रेज़ी में इन्फिनेटिव फ्रेज़ बोला जाता है जिसको हम इन्फिनेटिव फ्रेज़ कहते हैं। जीरेंड फ्रेज़ का मतलब होता है जीरेंड अलॉन्ग विद सम वर्ड्स, और इन्फिनेटिव फ्रेज़ का मतलब होता है इन्फिनेटिव विद सम फ्रेजेस विद सम वर्ड्स। मीन्स अगर आप जीरेंड और इन्फिनेटिव के साथ कोई भी वर्ड सोचते हैं, चाहे वो प्रीपोजिशन वाले सोचें चाहे बिना प्रीपोजिशन वाले, तो अंग्रेज़ी में सबसे पहले जीरेंड या इन्फिनेटिव बोला जाता है एंड देयर आफ्टर पहले वो वर्ड्स बोले जाते हैं जो विदाउट प्रीपोजिशंस होते हैं, और उसके बाद वो वर्ड्स बोले जाते हैं जो प्रीपोजिशन के साथ होते हैं। नाउ आई टेल यू द नेक्स्ट फिफ्थ थिंग ये है, अंग्रेज़ी में एक ऐसा भी फ्रेज़ बोला जाता है जो एंड से बनता है। मीन्स सम ऑफ द वर्ड्स आर कंबाइंड विद एंड। मीन्स जब दो या दो से अधिक वर्ड एंड से जुड़ते हैं तब अंग्रेज़ी में वो भी एक फ्रेज़ होता है, बट दैट फ्रेज़ इज़ नोन एज एंड फ्रेज़, एंड व्हेनेवर दिस फ्रेज़ इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस इट इज़ नोन एज एंड फ्रेज़। मीन्स जैसे आपने कहा बॉय कॉमा, आपने कहा गर्ल कॉमा, आपने कहा चाइल्ड, और उसके बाद आपने बोला एंड मैन। इसका मतलब आपने 1 2 3 4 वर्ड्स एंड से जोड़े हैं, आपने कुछ वर्ड्स कॉमा से जोड़े हैं और एक वर्ड आपने एंड से जोड़ा है। अंग्रेज़ी में एंड क्लॉज कॉमा से भी बन सकता है, एक बार आप एंड का इस्तेमाल करें, और आप अगेन एंड अगेन एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं बॉय एंड गर्ल एंड चाइल्ड एंड मैन, दोनों सही हैं। जब एंड बार बार लगाकर बोला जाता है इट मीन्स उस पर एम्फेसिस दिया जाता है, उस पर जोर दिया जाता है। जैसे आपने कहा आई सा द फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड फॉरेस्ट एंड पॉन्ड्स, मीन्स इट मीन्स यू आर जस्ट एम्फेसाइजिंग ऑल दोज थिंग्स, और आप इसको कॉमा के साथ भी बोल सकते हैं। तो अंग्रेज़ी में जब दो या दो से अधिक वर्ड्स एंड से जुड़ते हैं तो ये फ्रेज़ एंड फ्रेज़ कहलाता है, और ये बात भी अगर वर्ब से पहले है तो ये वर्ब के बाद अंग्रेज़ी में बोली जाती है। जैसे आपने कहा मैंने आम और केला खाया। इसमें देखिए वर्ब है खाया। ये वर्ब इसलिए है, मैंने आपको बोला था हिंदी के सेंटेंस में वर्ब लास्ट वर्ड होता है, और वो वर्ड जिसमें किसी काम का करना पाया जाए। तो इसमें देखिए खाया के पहले लिखा है आम और केला, यानी ये एक ऐसा फ्रेज़ लिखा है जो और से जुड़ा है। इसका मतलब ये हुआ चूंकि ये वर्ब से बिल्कुल चिपक कर लिखा है, बिल्कुल वर्ब से लगा हुआ लिखा है, नियरेस्ट टू द वर्ब है, इसलिए अंग्रेज़ी में जब ये बोला जाएगा तो ये वर्ब के बाद बोला जाएगा। आपको बोला है आई, उसके बाद बोला है एट, उसके बाद बोला है मैंगो एंड बनाना। आप ये नहीं बोल सकते हो आई मैंगो एंड बनाना एट, ये नहीं बोल सकते हो। मैंने आपको बोला था लेक्चर सेकंड में बताया था कि whatsoever you think nearest to the verb are spoken in English immediate after that particular verb. Means whatever you think immediate before verb, whatever you see immediate before any action, whatever you hear immediate before any action, it is always spoken immediate after verb. अगर आप कोई बात वर्ब के पहले सोचते हैं, वर्ब के पहले देखते हैं या वर्ब के पहले सुनते हैं तो अंग्रेज़ी में वो वर्ब के बाद बोला जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। इंग्लिश स्पीकिंग हिंदी स्पीकिंग से डिफरेंट है। अंग्रेज़ी हिंदी स्पीकिंग में वर्ब लास्ट में बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में वर्ब के पहले वो बातें बोली जाती हैं जो वर्ब से नियरेस्ट नहीं हैं। बात समझ आ रही है? आपको मैं बाद में बताऊं। जैसे आप सोचो मैंने देखा, इसमें देखा वर्ब है, उसके पहले लिखा है मैंने, तो क्या ये भी वर्ब के बाद चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो प्रश्न ये है ऐसा कब होता है?
मीन्स ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप जान लीजिए वर्ब के पहले कितनी बातें हो सकती हैं। तो ये पांचवी बात मैंने आपको बताई, एंड फ्रेज, यानी इसको आप एंड क्लास कह सकते हो। ये वर्ब के ठीक पहले हो सकता है तो ये वर्ब के ठीक बाद जाएगा। लेकिन अगर ये वर्ब के ठीक पहले नहीं है, कहीं और है, तो ये जहाँ है वहीं लिख जाएगा। जैसे आपने कहा एक व्यक्ति और एक लड़का, आप बोलोगे अंग्रेजी में पर्सन एंड ए बॉय। जब, व्हेन, मैंने, आई, गांव में देखा, सा इन द विलेज। अब देखिए देखा के पहले आपने गांव में सोचा तो ये बाद में चला जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि मीन्स अंग्रेजी में जो मैंने आपको बताया 7 बातें होती हैं, वो 7 बातों में से जो भी बात वर्ब के पहले है वो वर्ब के बाद चली जाएगी। लेकिन यही 7 बातें और कहीं जगह भी हो सकती हैं सेंटेंस में, आप और कहीं भी सोच सकते हो। तो अगर आप इन 7 बातों को और कहीं सोच रहे हो तो जहाँ सोच रहे हो वही अंग्रेजी में बोलो, क्योंकि अंग्रेजी का मेन सिद्धांत यह है वॉट एवर थिंग फर्स्ट इज स्पोकन फर्स्ट। जो पहले सोचा जाता है वो पहले बोला जाता है। अब आइए नेक्स्ट थिंग, जो अगली बात है एंड के बाद। अगली बात एंड के बाद है ऑफ क्लास। ऑफ क्लास, CLAUSE, ऑफ क्लास। ये भी एक फ्रेज ही है। मीन्स हम इसको ऑफ क्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी न किसी वर्ब के साथ अटैच होता है। लेकिन जब ये वर्ब के साथ अटैच नहीं होता है तो ये वो फ्रेज है जिसका निर्माण ऑफ से होता है। तो पहले आप जान लीजिए ऑफ की हिंदी क्या हो सकती है। या तो हो सकती है का, या हो सकती है की, या हो सकती है के। इसकी हिंदी को कभी नहीं हो सकती, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑफ की हिंदी कभी को नहीं हो सकती। देखिए सम ऑफ द कंपटीशंस आर देयर इन विच हिंदी से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से हिंदी ट्रांसलेशन आता है। जैसे एचजीएस का पेपर आता है लीगल इंग्लिश, उसमें एक पैसेज आता है हिंदी से अंग्रेज़ी, एक अंग्रेज़ी से हिंदी। तो आपको ये देखना है अगर ऑफ लिखा है तो क्या उसकी हिंदी को हो सकती है? नेवर, कभी नहीं हो सकती। यानी या तो का होती है, या की होती है, या के होती है। यानी होती का है, मात्रा कोई भी हो सकती है। इस ऑफ क्लास में एक खास बात है, का, की, के से जो वर्ड्स जुड़े होते हैं वो ऑफ फ्रेज या ऑफ क्लास कहलाते हैं। लेकिन ऑफ क्लास अंग्रेजी में उल्टा चलता है। जैसा हिंदी में सोचते हैं आप, बिल्कुल उससे उल्टा चलता है। जैसे आपने लिखा गांव का मकान, आप ये लिख रहे हो। अगर आपने गांव का मकान लिखा है और इसकी अंग्रेजी बनानी है तो पहले आपको मकान की अंग्रेजी बनानी है, उसके बाद गांव की बनानी है। आप गांव की अंग्रेजी पहले और मकान की अंग्रेजी बाद में नहीं बना सकते हो। बहुत ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो बात जहां सोची जाती है और जैसे सोची जाती है वैसे ही अंग्रेजी में बोली जाती है। लेकिन जो बात का मतलब है वो कौन सी बातें, जैसे कॉम्प्लीमेंट, जैसे कॉम्प्लीमेंट का मतलब वर्ड विद प्रीपोजिशन, देश में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप पहले देश बोलोगे उसके बाद में बोलोगे। नो, कॉम्प्लीमेंट जैसे बोला जाता है अंग्रेजी में आपको वैसे ही बोलना है। ऐसे इन्फिनेटिव क्लास में इन्फिनेटिव पहले बोला जाता है और उससे रिलेटेड वर्ड्स बाद में बोले जाते हैं। जीरन में जीरन पहले बोला जाता है और उससे रिलेटेड वर्ड्स बाद में बोले जाते हैं। ऐसे जो एंड होता है उसमें जितने वर्ड्स जिस क्रम में होते हैं उसी क्रम में बोले जाते हैं। अगर आपने सोचा दुकान तो पहले बोलिए शॉप, उसके बाद और, फिर बोलिए एंड, उसके बाद आपने सोचा मकान तो बोलिए हाउस। वॉट एवर यू थिंक स्पीक इट। लेकिन आपको ये जानना है कि कौन सी चीज़ कैसे बोली जाती है। वर्ड कैसे बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट कैसे बोला जाता है, जीरेंडियल फ्रेज कैसे बोला जाता है, इन्फिनेटिव फ्रेज कैसे बोला जाता है, एंड फ्रेज कैसे बोला जाता है, ऐसे ऑफ फ्रेज कैसे बोला जाता है। ऑफ फ्रेज उल्टा बोला जाता है। जैसे लिखा है गांव का मकान, तो आपको पहले मकान की अंग्रेजी लिखनी है हाउस, अब उसके बाद का की अंग्रेजी लिखनी है ऑफ, अब उसके बाद गांव की अंग्रेजी लिखनी है विलेज। ये ध्यान देना है। मीन्स ऑफ क्लास हमेशा उल्टा चलता है हिंदी से। अगर जो बात, बहुत ध्यान सुनिएगा, जो बात हिंदी में है अगर अंग्रेज़ी में वो उलट के लिखी जाती है तो जो बात अंग्रेज़ी में है वो उलट के हिंदी में लिखी जाती है। आपने कहा सूरज की किरणों का प्रकाश, आपने देखिए ये सोचा एक का है एक की है। अब इसकी अंग्रेज़ी आपको बनानी है तो पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा।
मैंने पहले प्रकाश लाइट, अब का की ऑफ, अब रेज किरणों की, अब की ऑफ, अब सूरज की सन, यानी लाइट ऑफ रेज ऑफ सन। आप ये नहीं कह सकते हो सन ऑफ रेज ऑफ लाइट, ये नहीं कह सकते हो क्योंकि ये उल्टा चलेगा। और अगर ये अंग्रेजी में लिखा है लाइट ऑफ रेज ऑफ सन तो ये फिर उल्टा चलेगा। पहले सन की अंग्रेजी सूरज, फिर उसके बाद ऑफ की अंग्रेजी की, फिर उसके बाद रेज की अंग्रेजी किरणें, फिर उसके बाद ऑफ की अंग्रेजी का, और फिर उसके बाद लाइट की अंग्रेजी प्रकाश। आप देखिए हिंदी था आपने अंग्रेजी बनाया उलट दिया, और अंग्रेजी था आपने हिंदी बनाया उलट दिया। मीन्स ऑफ क्लास उल्टा चलता है। अगर ये ऑफ क्लास वर्ब के पहले है तो ये वर्ब के बाद जाएगा। जैसे आपने कहा मैंने गांव का रास्ता देखा, तो पहले मैंने आई, उसके बाद देखिए गांव का रास्ता। इसकी अंग्रेजी आप यहाँ नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये वर्ब के ठीक पहले लिखा है, तो पहले वर्ब आएगा देखा सा। अब इसके बाद गांव का रास्ता, इसकी अंग्रेजी बनेगी तो पहले रास्ता की अंग्रेजी आएगी वे, अब का की ऑफ, अब गांव की विलेज, ये अंग्रेजी होगी। मैंने गांव का रास्ता देखा, आई सॉ द वे ऑफ विलेज। तो बात समझ आ रही ना? ये ध्यान देना है कि वर्ब के पहले अगर वर्ड है, अगर यहाँ पर वर्ड है तो वो वर्ब के बाद चला जाएगा। अगर यहाँ कॉम्प्लीमेंट है वर्ब के बाद चला जाएगा। अगर वर्ब से पहले जीएन क्लास है वर्ब के बाद चला जाएगा। अगर वर्ब से पहले इन्फिनेटिव क्लास है वर्ब के बाद चला जाएगा। अगर वर्ब के पहले एंड क्लास है वर्ब के बाद चला जाएगा। अगर वर्ब के पहले ऑफ क्लास है तो वो वर्ब के बाद चला जाएगा। कोई दिक्कत? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये 6 बातें हो गई। नाउ आई टेल यू द 7th वन, लास्ट। अंग्रेजी में 7वीं बात होती है कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट, इसमें देखिए 2 वर्ड हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री एक ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री शब्द कॉम्प्लीमेंट से बना है, माने इसका मतलब हुआ वर्ड प्लस प्रीपोजिशन ये, और ऑब्जेक्ट का मतलब अकेला वर्ड। मीन्स जब आप अकेला वर्ड लिखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट है। मीन्स आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप 2 या 2 से अधिक शब्द बोलते हो जिसमें एक शब्द में प्रीपोजिशन है और एक में प्रीपोजिशन नहीं है, तो अंग्रेजी में ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट है। ये भी अगर वर्ब के पहले है तो वर्ब के बाद जाएगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट में चूंकि इसमें प्रीपोजिशन होगा, इसमें प्रीपोजिशन नहीं होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट अगर वर्ब के पहले है, ध्यान दीजिएगा ये सबसे टेक्निकल है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट यानी प्रीपोजिशन वाला और बिना प्रीपोजिशन वाला वर्ड, अगर दोनों, ये दोनों वर्ड का सेट अगर ये वर्ब के ठीक पहले है तो ये वर्ब के बाद जाएगा, लेकिन बिना प्रीपोजिशन वाला वर्ड पहले आएगा, प्रीपोजिशन वाला वर्ड बाद में आएगा। लेकिन अगर ये कहीं और है, वर्ब के पहले नहीं है, तो जैसा लिखा है वैसा ही आएगा। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, मैंने गांव में पेड़ देखा। देखिए इसमें वर्ब है देखा, और देखा के पहले एक वर्ड लिखा है गांव में, ये प्रीपोजिशन वाला है, और एक वर्ड लिखा है पेड़, ये बिना प्रीपोजिशन वाला है। मीन्स ये पूरा सेट अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब अगर ये इंग्लिश में बोला जाएगा तो ये चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट बिल्कुल वर्ब से अटैच होकर लिखा है, बिल्कुल वर्ब से रिलेटेड है, वर्ब से नियरेस्ट है, तो ये वर्ब के बाद जाएगा। तो पहले जो आपने सोचा मैंने आई, अब देखा की अंग्रेजी आएगी सा। अब गांव में पेड़, इसमें पहले गांव में लिखा जाए कि पहले पेड़, चूंकि ये फ्रेज ही है इसलिए पहले वो वर्ड लिखा जाएगा जिसमें प्रीपोजिशन नहीं है, यानी पेड़, ट्री। अब लिखा जाएगा गांव में इन द विलेज, ये होगा। मीन्स आई सा ट्री इन द विलेज। ये ध्यान देना है। आपके आर्टिकल की जो टेक्निकल प्रॉब्लम है आई विल टेल यू लेटर ऑन व्हेन आर्टिकल्स चैप्टर शैल बी टॉट। तो आप देखिए इसमें पेड़ की अंग्रेजी आपने पहले लिखी और गांव में की बाद में लिखी, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये बिना प्रीपोजिशन वाला और प्रीपोजिशन वाले वर्ड का कॉम्बिनेशन वर्ब के ठीक पहले था। लेकिन अगर ये कहीं और है
तब ये प्रीपोजिशन वाला वर्ड अगर पहले है तो पहले आएगा, बाद में है तो बाद में आएगा। जैसे गांव में मैंने एक पेड़ देखा। देखिए इसमें गांव में, इसके साथ बिना प्रीपोजिशन वाला वर्ड नहीं है, केवल ये कॉम्प्लीमेंट है, तो इसकी अंग्रेजी यहीं आ जाएगी। इन विलेज आई, अब देखिए देखा के पहले एक पेड़ ये वर्ड है, तो पहले आएगा सा और उसके बाद एक पेड़, ट्री। दूसरा देखिए, अब देखिए पेड़ के नीचे एक तालाब, जब बच्चों ने तैरने के लिए देखा। अब देखिए सबसे पहले पेड़ के नीचे एक तालाब, देखिए ये प्रीपोजिशन वाला है और ये बिना प्रीपोजिशन वाला है, लेकिन ये वर्ब के पहले नहीं है, तो जैसा है वैसे ही आएगा। पहले पेड़ के नीचे आपने सोचा तो पहले ये लिख दीजिए अंडर द ट्री। फिर आपने एक तालाब सोचा, अब लिख दीजिए ए पॉन्ड। फिर आपने जब सोचा, लिख दीजिए व्हेन। फिर आपने बच्चों ने सोचा, अब आप लिख दीजिए चिल्ड्रन। फिर आपने तैरने के लिए, देखिए इन्फिनेटिव लिखा है, ये वर्ब के पहले, अब ये बाद में चला जाएगा, तो पहले सा, अब तैरने के लिए टू स्विम। ये हुआ। मीन्स अंग्रेजी में क्या बना, अंडर द ट्री ए पॉन्ड व्हेन चिल्ड्रन सा टू स्विम। मीन्स वॉट एवर थिंक फर्स्ट, जो पहले सोचा जाता है, ऑल दीज थिंग्स आर मैंशनड ऑल टुगेदर, ये सारी चीज़ें एक साथ मेंशन की जाती हैं। तो आपको मैंने 7 बात बताई। पहली, वर्ब के पहले वर्ड हो सकता है, वर्ब के पहले कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, वर्ब के पहले जीरन क्लास हो सकता है, वर्ब के पहले इन्फिनेटिव क्लास हो सकता है, वर्ब के पहले एंड क्लास हो सकता है, वर्ब के पहले ऑफ क्लास हो सकता है, और वर्ब के पहले कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट हो सकता है। These 7 things are there. If these 7 things are nearest to the verb, they shall be spoken and written immediate after that verb. अगर ये 7 बातें वर्ब के नियरेस्ट पहले हैं तो अंग्रेजी में ये वर्ब के बाद बोली और लिखी जाती हैं। लेकिन अगर यही 7 बातें कहीं और हैं तो जहाँ हैं वहीं लिखी और बोली जाती हैं। यानी चूँकि अंग्रेजी में यही 7 बातें होती हैं, 8वीं होती नहीं। अगर आप कोई भी बुक पढ़ोगे, मैगज़ीन पढ़ोगे, अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ोगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे, तब आप अगर कोई सेंटेंस देखोगे तो आपको इन 7 के अलावा 8वीं बात नहीं मिलेगी। क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपनी भाषा में जो स्पीच, जिसको वो कहता है अंग्रेज़ों के यहाँ चूँकि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, अंग्रेज़ जिसको स्पीच कहता है, उसमें इन 7 बातों के अलावा 8वीं बात नहीं है। अगर आप कितनी भी कठिन किताब देखो, मीन्स अंग्रेज़ी की शुरुआत जो पोएम्स हैं, माना जाता है जॉफरी चार्सर से हुई 14वीं सेंचुरी में। अंग्रेज़ी की शुरुआत प्रोज में माना जाता है फ्रांसिस बेकन से हुई। बिकॉज अगर आपने थोड़ा लिटरेचर पढ़ा हो तो आप पाएंगे कि जॉफरी चार्सर इज़ नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोएम, एंड वेयर एज फ्रांसिस बेकन ही इज़ नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। मीन्स ही बिलोंग्स टू 16th century। मीन्स हु? फ्रांसिस बेकन। एंड जॉफरी चार्सर बिलोंग्स 14th century। इसका मतलब ये हुआ 14वीं शताब्दी के पहले अंग्रेज़ी उस रूप में नहीं थी जैसा कि हम आज पढ़ रहे हैं। जो अंग्रेज़ी आज हम पढ़ रहे हैं, ये अंग्रेज़ी इंग्लिश लिटरेचर के क्लासिकल एज में, जब एडिसन आया, स्टील आया, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन आए, ओलिवर गोल्डस्मिथ आया, बॉसवेल आए, इन लोगों ने अंग्रेज़ी को जब रिफ़ाइन किया, तो जो अंग्रेज़ी आज हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश इंग्लिश, वो इन लोगों की देन है। इसीलिए अंग्रेज़ी की डिक्शनरी जो सबसे पहले लिखी गई वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखी। इसीलिए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इज़ नोन एज द फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेज़ी भाषा का वो पहला लेक्सिकोग्राफर था। लेक्सिकोग्राफर बेटा उस आदमी को कहते हैं जो डिक्शनरी लिखता है। बिफोर सैमुअल जॉनसन नो डिक्शनरी वॉज देयर इन इंग्लिश। अंग्रेजी में कोई डिक्शनरी नहीं थी। एंड देयर आफ्टर सो मेनी डिक्शनरीज केम, बहुत सी डिक्शनरी आई, लेकिन ऑल डिक्शनरीज आर आइदर एडिटेड आर कंपाइल्ड। या तो एडिटेड है या कंपाइल्ड। अगर आप मार्केट से कोई डिक्शनरी खरीदोगे तो उसमें लिखा होगा एडिटेड या लिखा होगा कंपाइल्ड, उसमें ये नहीं लिखा होगा रिटन बाई। लेकिन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने एडिट नहीं किया, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कंपाइल नहीं किया। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अंग्रेज़ी में सोचकर कि अब 18th century है, उसके 17वीं शताब्दी तक, माने जॉन मिल्टन की एज तक
अंग्रेज़ी कैसे लिखी जाती थी उसको उसने रिफ़ाइन कर दिया, और ये रिफ़ाइनमेंट अंग्रेज़ी में लिटरेचर से आया, और ये लिटरेचर अंग्रेज़ी में पीरियोडिकल लिटरेचर कहलाता है। और इस पीरियोडिकल लिटरेचर में यही 7 बातें बताई गई हैं जो मैंने आपको बताया कि इन्हीं 7 बातों को अंग्रेज़ी में बोला जाता है। अगर आपकी ये 7 बातों पर अच्छी पकड़ है तो आपको अंग्रेज़ी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब टेक्निकलिटी केवल ये आएगी कि हम देखा बोलना है, हम सी बोलें कि सा बोलें कि हैड सीन बोलें कि सीन बोलें, क्या बोलें। मीन्स सम ऑफ द पर्सन्स आर देयर हु जस्ट थिंक फर्स्ट इन हिंदी अपने दिमाग में, एंड देयर आफ्टर दे मेक ए सर्टेन ट्रांसलेशन, और अगर वो ट्रांसलेशन कर पाए तो उसको अंग्रेज़ी में बोला, और नहीं कर पाए तो नहीं बोला। तो टेंस आप क्यों सोचते हो? आप टेंस बिल्कुल मत सोचो। अंग्रेज़ों ने टेंस नहीं बनाया है, ये टेंस हम लोगों ने बना लिया है ताकि हम अपने बच्चों को अंग्रेज़ी अच्छी सिखा सकें। जैसे ए बॉय रोट ए लेटर, अगर आपसे पूछा जाए ये किस टेंस का सेंटेंस है, तब आप यही तो कहोगे पास्ट इंडेफिनिट का है। तो किससे पता चला आपको पास्ट इंडेफिनिट है? द बॉय से, लेटर से, कि रोट से? आप कहोगे रोट से। तो रोट क्या है? वर्ब है। इसका मतलब जब आपको वर्ब से ही टेंस पता चला तो व्हाई टू क्लेम टेंस, व्हाई नॉट टू अंडरस्टैंड वर्ब? अंग्रेज़ों ने वर्ब बनाया है, टेंस नहीं बनाया है, क्योंकि हम वर्ब से ही तो टेंस पहचानते हैं। तो आपको वर्ब सीखना है कि अंग्रेज़ी में वर्ब कैसे बोला जाता है। टेंस बिल्कुल मत सोचिए। अगर आप टेंस सोचेंगे तो आप अंग्रेज़ी नहीं बोल पाएंगे, और ना अंग्रेज़ी आप समझ पाएंगे। ग्रामर में भी टेंस का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे आपने लिखा ए बॉय रोट ए लेटर, इसका पैसिव बनाइए, तो आप बॉय का पैसिव नहीं बना सकते हो, लेटर का पैसिव नहीं बना सकते हो, रोट का पैसिव बनाओगे। यानी पैसिव भी वर्ब का बनता है, टेंस का नहीं बनता है। अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हो, आपको पढ़ाया गया होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। ऐसा नहीं है अंग्रेज़ी में। अंग्रेज़ी में टेंस नहीं बदलता है, वर्ब बदलता है। देखिए कैसे वर्ब बदल रहा है। ही इज़ गोइंग, आपने कहा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, हमें इनडायरेक्ट बनाना है, यानी हमको पास्ट कंटिन्यूअस में इसको बदलना है। तो हमने क्या कर दिया? ही वॉज गोइंग। तो देखिए ही जैसा था वैसा ही रहा, गोइंग जैसा था वैसा ही रहा, आपने इसको वॉज कर दिया, यानी वर्ब बदल दिया। यानी एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द वर्ब, हर चीज़ वर्ब पर बेस करती है। आपको वर्ब बहुत अच्छी तरह समझना है। तो पहले देखिए मैंने आपको बताया सेंटेंस में कौन 7 बातें हो सकती हैं। अब इसमें एक बात आपको थोड़ी सी और ध्यान रखनी है, वो ये कि मैंने आपको बताया वर्ब के पहले जो 7 बातें होती हैं, 3, 4, 5, 6, 7, अगर ये वर्ब के पहले हैं तो ये सब वर्ब के बाद चली जाती हैं। समझ में आ रहा है? ये ध्यान देना है। लेकिन अगर वर्ब के पहले जो बात है होगी वही 7 बातों में से कोई एक बात, अगर वो सब्जेक्ट है तो वर्ब के बाद नहीं जाता है। जैसे आपने कहा गांव में एक शेर आया, तो पहले आपने सोचा गांव में, आपने अंग्रेज़ी बोल दी इन विलेज। अब उसके बाद बोला आपने एक शेर, आपने कहा यार ये तो वर्ब के पहले, इसको वर्ब के बाद कर दें ना, इसमें आने का काम एक शेर कर रहा है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, तो ये बाद में नहीं जाएगा। मीन्स 7 बातों में एवरीथिंग विच इज़ नियरेस्ट टू द वर्ब, 7 बातों में सभी बातें जो नियरेस्ट टू द वर्ब हैं वो वर्ब के बाद जाती हैं, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते कि वो सब्जेक्ट ना हो। अगर वो सब्जेक्ट है तब वर्ब के बाद नहीं जाता, तब जहाँ है वहीं रहेगा। अब देखिए इसमें एक शेर सब्जेक्ट है, ये वर्ब के बाद नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा, ए लायन। अब इसके बाद आएगा आया, केम। अब प्रश्न ये, हम कैसे पहचानेंगे कि जो वर्ब के पहले लिखा है ये सब्जेक्ट है? ऑफ क्लास भी यहाँ हो सकता है, जैसे गांव का लड़का आया, तो आने का काम कौन कर रहा है? गांव का लड़का। देखिए ये ऑफ क्लास अब सब्जेक्ट है, अब ये ऑफ क्लास वर्ब के बाद नहीं जाएगा, द बॉय ऑफ विलेज केम, ये हो जाएगा। मोहन, सोहन और रोहन ने देखा, तो देखने का काम कौन कर रहा है? मोहन, सोहन और रोहन। ये देखिए एंड क्लास है, अब ये वर्ब के बाद नहीं जाएगा, भले ये वर्ब के पहले लिखा हो, बिकॉज दिस इज सब्जेक्ट। और अंग्रेज़ी में सब्जेक्ट वह शब्द होता है, या अंग्रेज़ी में सब्जेक्ट शब्दों का वह समूह होता है जो एक्शन को करता है, यानी डूअर ऑफ द एक्शन, किसी एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट होता है। प्रश्न हम कैसे पता चलेंगे? आप सब्जेक्ट, मान लो अंग्रेज़ी का कोई सेंटेंस लिखने जा रहे हो या अंग्रेज़ी का कोई सेंटेंस सोच रहे हो,
आपने जो सोचा लिखते चले, बोलते चले जाइए, लिखते चले जाइए। अब जब आप वर्ब के पास पहुंचिए तो इसको ध्यान से सोचिए, क्या इस क्रिया को यही कर रहा है? अगर इस क्रिया को यही कर रहा है तो ये यही रहेगा। अगर इस क्रिया को यही कर रहा है तो ये यही रहेगा, और अगर इस क्रिया को ये नहीं कर रहा है तो ये बाद में चला जाएगा। बाकी जो जहाँ है वहीं पर आएगा। जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। एक दिन जब बच्चों ने दुकान खोलकर धन कमाया। अब देखिए, कमाया ये वर्ब है और इसके पहले क्या लिखा है? धन। ये वर्ड लिखा है, तो बस यही वर्ब के बाद जाएगा, क्योंकि कमाने का काम धन नहीं कर रहा है, इसलिए वर्ड के बाद चला जाएगा। ये वर्ब के बाद जाएगा, बाकी जो जहाँ है वही रहेगा। एक दिन, वन डे, जब, व्हेन, बच्चों ने, चिल्ड्रेन, दुकान खोलकर, ओपनिंग द शॉप, धन कमाया, EARNED, अर्नड मनी। देखिए, आपने सारे शब्द जहाँ सोचे वहीं बोल दिए और जहाँ बोले वहीं लिख दिए। बस आपने वर्ब के पहले जिसको सोचा उसको आपने वर्ब के बाद कर दिया, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं था। अब दूसरा देखिए, एक दिन जब बच्चों ने दुकान खोलकर धन कमाया। इसके अलावा दूसरा सेंटेंस देखिए, जब धन कमाने के लिए एक आदमी आया। अब देखिए, जब की अंग्रेजी पहले आपने लिख दीजिए, व्हेन जो पहले सोचा पहले लिख दीजिए। धन कमाने के लिए, देखिए ये इन्फिनेटिव क्लास है, इसको यहीं लिख दीजिए, टू अर्न मनी। अब इन्फिनेटिव का क्लास, जीरन क्लास कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको लेक्चर 2 में बता चुका हूँ, टू अर्न मनी। उसके बाद एक आदमी। अब देखिए, ये वर्ब के पहले लिखा है एक आदमी आया। देखिए, ये वर्ब के पहले लिखा है, लेकिन आने का काम एक आदमी कर रहा है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब के बाद नहीं जाएगा। तो क्या होगा? ए मैन केम। इसमें देखिए, केम ए मैन नहीं आया क्योंकि ये सब्जेक्ट था। मीन्स अंग्रेज़ी में 7 बातें जहाँ सोची जाती हैं वहीं बोली जाती हैं। जो चीज़ वर्ब के पहले है इन 7 बातों में, वो वर्ब के बाद बोली जाती है। लेकिन इन 7 बातों में अगर कोई बात वर्ब के पहले है और अगर वो सब्जेक्ट है तो वो वर्ब के बाद नहीं बोली जाती, तब वो वर्ब के पहले ही बोली जाती है। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? रेस्ट मैं आपको अगले लेक्चर में बताता हूँ। ओके, थैंक यू।